वेल, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा दैट व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड दैट इज डेटाबेस. देखिए, डेटा के बारे में हमने कई सारी बातें ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, जैसे कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होता है, और जब डेटा में से हम नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस डेटा माइनिंग क्या होती है. ये सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब समझते हैं कि आखिरकार ये डेटा एक सॉफ्टवेयर में मैनेज कैसे होता है. ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर में वो कंपोनेंट जो इस एंटायर डेटा को मैनेज करता है, हम उसे कहते हैं डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब आखिरकार ये डीबीएमएस होता क्या है, कैसे इसके कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग दिस एग्जांपल. देखिए, एक अकाउंटेंट था और वो अकाउंटेंट भाई साहब प्रैक्टिस कर रहे थे टैक्स की. तो भाई जब टैक्स की प्रैक्टिस हो रही है तो उसके पास कई सारे क्लाइंट्स हो गए. तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बंदा आया और कहता कि सर, ये मेरा टैक्स पेमेंट का चालान है, जरा आप उसको अपने फाइल में सेव कर दीजिए. तो ये भाई हमारे एक नंबर के आलसी थे. अकाउंटेंट ने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट लेके एक रूम खोला और ऐसे ही जाके उस डॉक्यूमेंट को वहां पे थ्रो कर दिया. एक और क्लाइंट आया, कहा कि सर अब ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट है, जरा उसको आप अपने पास रखिए, अपने पास स्टोर रखिए. दोबारा ऑडिटर उस रूम में गया, थ्रो किया. इसके बाद थर्ड क्लाइंट आया, बाद में फोर्थ क्लाइंट, फिफ्थ क्लाइंट, कई सारे क्लाइंट्स आते गए. हुआ यूं कि ये जो हमारे अकाउंटेंट भाई साहब थे, उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज मैनेजमेंट नहीं था. जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते सीधा उठा के डाल देते थे उस एम्प्टी रूम में. अब हुआ यूं कि जो हमारे पहले वाले क्लाइंट भाई साहब थे, वो वापिस आए और कहा कि सर जी, जो डॉक्यूमेंट, जो टैक्स पेमेंट का चालान मैंने दिया था, अब जरा वो मुझे वापस दो. अब पसीने छूटने लगे भाई साहब के. उन्होंने कहा कि इतने सारे डॉक्यूमेंट में से भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट कौन सा होगा. घंटों तक भाई ने उसमें एफर्ट करके आखिरकार उसे ढूंढ निकाला और कहा आखिरकार चलिए, हजारों डॉक्यूमेंट में से एक तो मिला. वो सबमिट कर दिया. फिर दूसरा क्लाइंट आया और कहा भाई वो ऑडिट रिपोर्ट जरा वापस देना. अब जरा सोचिए अकाउंटेंट की क्या हालत होगी. घंटों मेहनत करने के बाद उसे एक डॉक्यूमेंट रिट्राई हुआ. अब उस ऑडिट रिपोर्ट को ढूंढने के लिए भाई साहब को दूसरी बार घंटों तक मेहनत करनी होगी. आइए इस एंटायर स्ट्रक्चर को समझते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों. तब सवाल यह आता कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ. ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे भाई, इस अकाउंटेंट भाई साहब के पास अपना कुछ ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं था. जो कुछ भी आया रैंडमली उठाया और रैंडमली ही रूम में थ्रो कर दिया. जरा सोचिए, अगर इसकी जगह पे इस अकाउंटेंट भाई साहब के पास एक अच्छा सा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता, तो जैसे ही क्लाइंट आता, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट इनटू दैट रूम, वो एक फाइल लेगा, फाइल में ईयर वाइज सेगमेंट्स बनाएगा. क्लाइंट को पूछेगा भाई बता ये तेरा डॉक्यूमेंट किस ईयर से बिलोंग करता है, वो ईयर कहेगा और उसी ईयर में उस डॉक्यूमेंट को वो फाइल कर देगा. फिर इस फाइल को अच्छी तरीके से नंबर देगा और वो नंबर जो होगा वो क्लाइंट के हिसाब से होगा. क्लाइंट 1 का ये फाइल नंबर, क्लाइंट 2 का ये फाइल नंबर, उसी तरीके से. उसके बाद ये फाइल रखी जाएगी एक रैक में और वो रैक जो होगी उसका भी एक यूनिक नंबर होगा. और भाई इन सारे की सारी फाइल स्ट्रक्चर का ये भाई साहब बनाते एक अच्छा सा इंडेक्स. तो क्या होता, तो मान लीजिए कि जब भी क्लाइंट अपने उस डॉक्यूमेंट को वापस रिट्राइव करना चाहता है तो उसको ये सब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है. उसको सीधा पूछेगा बता भाई तेरा फाइल नंबर क्या है या तेरा नाम क्या है. जैसे उसने नाम बताया, हम इंडेक्स में देखेंगे, इंडेक्स में उस नाम के हिसाब से हम उसका फाइल नंबर ढूंढेंगे, फाइल नंबर के हिसाब से हम रैक पे जाएंगे. रैक पे जाने के बाद सीरियल वाइज में जो भी फाइल वहां पे सेव है, फाइल उठाओ, वो ईयर में जाओ जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है, बंच पूरा उठाओ, डॉक्यूमेंट निकालो और दे दो. देखिए, अगर आपने कभी लाइब्रेरी देखी हो तो वहां पे हजारों की, लाखों की तादाद में बुक्स होती है, लेकिन व्हेन वी वांट टू फाइंड एनी वन पर्टिकुलर बुक, उसको ढूंढने के लिए हमें 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता. क्यों आखिरकार? क्योंकि लाइब्रेरी में एकदम स्ट्रक्चर तरीके से सारी बुक्स मैनेज की जाती हैं. तो दोस्तों, ये जो आपने ऑफिस में अभी देखा, ये एक ऑफिस में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था.
अगर अच्छी तरीके से फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है तो डॉक्यूमेंट को सही तरीके से स्टोर किया जा सकता है, उसमें कुछ चीजें इंसर्ट की जा सकती है। जब उसको हमें रिट्राइव करना हो किसी भी डेटा को या डॉक्यूमेंट्स को, तो भाई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम थी उसे ही हम डीबीएमएस कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जरा याद कीजिए, हमने डेटा के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था दैट डेटा इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स। वेल, तो यहां पे हमने जो कुछ भी समझा वो था एक मैन्युअल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम ऑफलाइन या मैन्युअल डीबीएमएस भी कह सकते हैं। लेकिन क्या अगर ऐसा ही कुछ हमें कंप्यूटर में भी मिले, कंप्यूटर फाइल्स को इस तरीके से मैनेज करने के लिए? तो भैया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर फाइल्स को मैनेज करने के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कंप्यूटराइज्ड डीबीएमएस। देखिए, हमारे इस सिलेबस में हम इस मैन्युअल या ऑफलाइन डीबीएमएस के बारे में बात ही नहीं करने वाले। जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, मतलब कंप्यूटर में डीबीएमएस क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं, उसके एडवांटेजेस क्या, उसके डिसएडवांटेजेस क्या, और ऐसे कई सारे और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। वेल, इफ दे डू आस्क दैट व्हाट इज डीबीएमएस, हाउ विल यू राइट इन एग्जाम, तो ध्यान रखिए यहां पे दैट डीबीएमएस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम which helps the organization in organizing, controlling and using the data needed by application program। क्या मतलब हुआ इसका? ये एप्लीकेशन को हेल्प करता है डेटा ऑर्गेनाइज करने में, कंट्रोल करने में एंड यूज करने में। मतलब आइए उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक यूजर होता है। वो यूजर अपने किसी काम के लिए किसी सॉफ्टवेयर को यूज करेगा और सॉफ्टवेयर को ही हम यहाँ पे एप्लीकेशन कहते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम और उस डीबीएमएस में होगा डेटा। तो अगर यूजर को वो डेटा एक्सेस करना है तो वो कैसे करेगा? एप्लीकेशन। लेकिन एप्लीकेशन किससे इंटरैक्ट करेगी? डीबीएमएस से। और डीबीएमएस किससे इंटरैक्ट करेगा? डेटा से। तो इसी तरीके से यूजर जो चाहे वो डेटा एक्सेस कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि बेसिकली कमर्शियल बेस पे कौन कौन से ऐसे डीबीएमएस है? तो ध्यान रखिए, कमर्शियल बेस पे मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो आखिरकार कैसे कैसे कमर्शियल डीबीएमएस यूज करती है। तो मार्केट में कुछ डीबीएमएस अवेलेबल है, जैसे कि MySQL, आपने जरूर नाम सुना होगा, फिर Oracle, DB2 एटसेट्रा। अगर हम बात करें पर्सनल डीबीएमएस की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक अच्छा सा डीबीएमएस दिया है और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हम सभी ने कभी ना कभी स्कूल में इसको जरूर देखा होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीबीएमएस। देखिए, जब हम किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो छोटी हो या एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन, उसको डेवलप करने के लिए 90% से भी ज्यादा टाइम सिर्फ डीबीएमएस डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जाता है। तो डीबीएमएस ये एक सब्सटेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। देखिए, अगर हम बात करें फेसबुक की, तो जैसे भी हम फेसबुक में कोई पोस्ट डालते हैं या कोई फोटो अपलोड करते हैं या कोई नोटिफिकेशन अगर हम देखते हैं, सवाल ये है कि ये जो हम वीडियो, ये जो इमेजेस है, ये जो पोस्ट है, ये जो सारे मैसेजेस है, ये जो सारे चैट्स नोटिफिकेशंस है, आखिरकार ये सब कुछ सेव कहाँ होता है? आंसर इज फेसबुक का अपना एक बहुत बड़ा डीबीएमएस होता है। ये सब कुछ उसी में स्टोर रहता है। मतलब फेसबुक भी डीबीएमएस के बिना कुछ नहीं है। देखिए, जो दिखता है वो तो सिर्फ एक इंटरफेस है, लेकिन रियल हीरो ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इज दिस डीबीएमएस। अब हम ये समझते हैं कि आखिरकार इस डीबीएमएस में कौन कौन से फंक्शंस हम कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे फाइल को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोई फाइल पसंद नहीं आई तो हम फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं भाई, कुछ नया रिकॉर्ड हमको इंसर्ट करना है, तो उसी फाइल को ओपन करके हम कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं। और लगता है भाई ठीक है, इसको कुछ चेंज करना है, तो उसी रिकॉर्ड को निकाल के हम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इस अच्छी सी फाइल में से अगर कोई हमको रिकॉर्ड चाहिए तो इसको पूरा ओपन करके हमें जो कुछ भी चाहिए उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव भी कर सकते हैं। एंड वी कैन आस्क यू क्वेरी एज वेल। अब क्वेरी का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हम बात करें किसी भी सॉफ्टवेयर बेस्ड डीबीएमएस की, तो वहां पे कई सारा डेटा सेव होता है।
लेकिन क्या हो एग्जाम्पल के तौर पे कि आउट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस वी वांट ओनली दोज ट्रांजैक्शन जिसकी अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपीस हो। तो ध्यान रखिए अगर हम इस क्वेरी टूल का यूज करें डीबीएमएस में तो वो हमारी स्क्रीन पे सिर्फ उतने ही ट्रांजैक्शन प्रेजेंट करेगा जिसकी अमाउंट 1 लाख रुपीस है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक अच्छा सा टूल आता है जिसे हम कहते हैं फिल्टर। हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करके अगर फिल्टर पे सिलेक्ट कर दे तो हम सिर्फ वही डेटा को हमारी स्क्रीन पे प्रेजेंट करेंगे या कर सकते हैं जो हमें चाहिए। Now let's understand what are the types of database management systems. So basically DBMS को हम इस 4 categories में divide कर सकते हैं। The first one is the hierarchical database management system. The second is the network database management system. Third one is the relational DBMS and the last one is object oriented DBMS. इन सब में से आइए समझते हैं कि आखिरकार hierarchical DBMS क्या है। देखिए ये समझने से पहले आइए हम देखते हैं कि हमारे इस कंप्यूटर में क्या है। देखिए ये है हमारा माई पीसी। द मोमेंट व्हेन आई टैप्ड इन दिस वी कुड सी हियर दैट देयर आर 3 ड्राइव्स, सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव। उसमें से जब मैंने डी ड्राइव पे क्लिक किया तो हमें और 3 फोल्डर्स मिल रहे हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि एक है क्लाइंट्स, सेकेंड इज फैमिली एंड थर्ड इज एंटरटेनमेंट। फैमिली और एंटरटेनमेंट को नहीं टच करते हैं, आइए बात करते हैं क्लाइंट्स को। देखिए जैसे हम क्लाइंट में गए वी फाउंड फ्यू मोर फोल्डर्स इन दैट। द फर्स्ट वन इज दीपिका, देन रणवीर एंड नवाजुद्दीन। जैसे ही हमने रणवीर के फोल्डर पे टैप किया हमें यहाँ पे और सब फोल्डर्स मिलते हैं जिसमें है भाई ये जीएसटी का सब फोल्डर है, इनकम टैक्स है एंड कंपनी का कंप्लायंसेस। जैसे ही हमने यहाँ पे इनकम टैक्स को टैप किया हमें और सब फोल्डर्स मिले ईयर वाइज। ईयर है भैया 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 जो अभी आने वाला है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 18, 19 को टैप किया हमें और कुछ फाइल्स मिली। कैसी फाइल्स? जैसे कि टैक्स कंप्यूटेशन, ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स रिटर्न्स, टैक्स पेमेंट डिटेल्स एटसेट्रा। तो अभी हमने देखा ये फाइल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे कई सारे फोल्डर में कई सारे फोल्डर्स हैं। मतलब कि अगर हम बात करें कि पीसी में ड्राइव्स में और फोल्डर्स, इस पर्टिकुलर फोल्डर में और भी कई सारे फोल्डर्स। देखिए जब किसी एक फोल्डर में हमें कई सारे और भी फाइल फोल्डर्स मिलते हैं तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हायरार्किकल डीबीएमएस। देखिए यहाँ पे कुछ इस डीबीएमएस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि सबसे पहला इसके अगर हम पैटर्न को स्टडी करेंगे तो ब्रांचेस बॉटम लेवल पे है और उसका रूट जो है वो टॉप लेवल पे है, इसलिए इसको कहा जाता है इन्वर्टेड ट्री पैटर्न एज वेल। इन्वर्टेड ट्री में क्या होता है कि रूट जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाएगा और ब्रांचेस जो ऊपर होगी वो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे एक और चीज देखने जैसी है कि यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स हैं इन सारे के सारे फोल्डर का रिलेशन जो है वो 1 to 1 एंड 1 to many होगा। देखिए जो मेन फोल्डर होता है, जो मेन रिकॉर्ड होता है जिसमें से कई सारी ब्रांचेस निकलती है उससे हम पेरेंट रिकॉर्ड कहते हैं। ध्यान रखिए उसको हम क्या कहते हैं? पेरेंट रिकॉर्ड कहते हैं। और उस पेरेंट रिकॉर्ड में से निकले हुए फाइल्स या फोल्डर्स को हम कहते हैं चाइल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी मानी जाती है। लेकिन यहां पे ध्यान में यह रखने की बात है कि एक पेरेंट के कई सारे मल्टीपल चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड रिकॉर्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें यहां पे इस रणवीर सिंह के फोल्डर की तो यहां पे रणवीर सिंह के फोल्डर में हमें कई सारे चाइल्ड फोल्डर्स मिलेंगे जैसे कि आईटी, जीएसटी, कंपनी कंप्लायंसेस। यहां पे कंपनी कंप्लायंस का एक ही पेरेंट है रणवीर, सेम वे जीएसटी का भी एक ही पेरेंट है। ये कंपनी कंप्लायंस यहां पे नवाजुद्दीन के पेरेंट में नहीं जाएगा। मतलब एक पेरेंट रिकॉर्ड के मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते। तो हुआ यूं कि अगर ऐसे ही फाइल हमें नवाजुद्दीन के फोल्डर में क्रिएट करना हो तो हमें उसी फोल्डर को वहां पे डुप्लीकेट करके दोबारा बनाना होगा। तो ये हायरार्किकल डीबीएमएस की एक लिमिटेशन भी मानी जाती है कि यहां पे कई सारी फाइल्स या कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमें डुप्लीकेट बनाने पड़ेंगे। वेल हायरार्की डीबीएमएस के बाद लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज नेटवर्क डीबीएमएस। देखिए समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं।
एक स्टोर में एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया। अब जैसे कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आखिरकार हमारे डीबीएमएस में कौन सी फाइल्स क्रिएट होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोर की, ये हमारी सबसे पहली फाइल है। उसके बाद कस्टमर हिमसेल्फ। अब जैसे कस्टमर ने ऑर्डर दिया, सो नेक्स्ट डेटाबेस फाइल वुड बी कस्टमर ऑर्डर, उसके बाद क्वांटिटी और उसके बाद सेल्स। देखिए इस तीन डेटाबेस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो यूजर्स है वो है कस्टमर हिमसेल्फ, सेल्स मैनेजर एंड लास्ट में अकाउंटेंट। तो ये जो कस्टमर का ऑर्डर है वो कौन कौन एक्सेस कर सकता है? सबसे पहले कस्टमर हिमसेल्फ, दूसरा सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर कस्टमर के ऑर्डर को भी एक्सेस करेगा एज वेल एज क्वांटिटी को भी एक्सेस करेगा, क्योंकि वही तो बंदा होता है जो अप्रूव करेगा कि ये क्वांटिटी आउटपुट में जाएगी या नहीं जाएगी। उसके बाद जो अकाउंटेंट है उसको अपनी अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत है, यानी कि कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर्ड क्वांटिटी एंड सेल्स। इस एंटायर मॉडल को अगर हम स्टडी करेंगे पेरेंट चाइल्ड रिकॉर्ड रिलेशन के हिसाब से, तो पता चलेगा कि हायरार्की की तरह यहां पे नहीं है। यहां पे एक पेरेंट के कई सारे चाइल्ड रिकॉर्ड से, उसी तरीके से एक चाइल्ड रिकॉर्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर हम नेटवर्क डीबीएमएस में जाए तो यहां पे मैनी टू वन एज वेल एज मैनी टू मैनी रिलेशन भी पॉसिबल है। देखिए अगर हम कंपेयर करें इस एंटायर नेटवर्क डेटाबेस को हमारे पिछले हायरार्की डीबीएमएस से, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे अलग अलग यूजर के लिए हमें मल्टीपल डुप्लीकेट फाइल्स को बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक ही यूजर कई सारे रिकॉर्ड्स को यूज कर सकता है, सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स एक रिकॉर्ड को भी यूज कर सकता है। सो कंपैरेटिवली network DBMS is more flexible. Now the next one is relational DBMS. देखिए relational DBMS में हम ज्यादातर टेबल्स का यूज करते हैं और ये जो टेबल्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एक टेबल को ऑल्टर करें तो ऑटोमेटिकली उसकी इंपैक्ट दूसरे टेबल्स में भी आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो एक रिलेशनल डीबीएमएस हम मान सकते हैं। जैसे कि कैसे कैसे टेबल्स आते हैं? सबसे पहले जर्नल एंट्री एक टेबल फॉर्म में होता है, उसके बाद जो भी लेजर्स होते हैं वो भी टेबल फॉर्म में आता है, उसके बाद जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं वो भी एक टेबल है, एंड आफ्टर दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो भी टेबल फॉर्मेट में होता है। देखिए टेबल का मतलब क्या हुआ? टेबल इज नथिंग बट वन फॉर्मेट विच कंटेन्स द कॉलम्स एंड रॉज कॉम्बिनेशन। अब देखिए इस एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम में अगर हम बीच में से किसी भी टेबल को मॉडिफाई करें, मान लीजिए जर्नल एंट्री में हमने कुछ मॉडिफाई किया, क्या उसकी इंपैक्ट सब्सिक्वेंट टेबल्स में होगी? ऑब्वियसली यस। अगर हमने लेजर में कुछ चेंजेस मैनिपुलेशन कर दिए तो उसकी इंपैक्ट हमको जर्नल एंट्री में भी देना होगा एज वेल एज नेक्स्ट सब्सिक्वेंट टेबल्स में भी देना होगा। तो ये सारे टेबल्स का जो रिलेशन बनता है इस डीबीएमएस को हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक खास बात यह देखनी है कि जब हम टेबल्स की बात करते हैं तो दो टेबल आपस में किसी ना किसी कॉमन फैक्टर से जुड़े होते हैं। वो जिस कॉमन फैक्टर से जुड़े होते हैं उसे हम इस डीबीएमएस की लैंग्वेज में कहते हैं प्राइमरी की। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? प्राइमरी की। एग्जाम्पल के तौर पे लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। अब लेजर एंड ट्रायल बैलेंस में कनेक्टिंग कॉमन फैक्टर क्या है? आंसर है बैलेंस। तो लेजर का बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस, ये जो बैलेंस है वो इन दो टेबल को आपस में कनेक्ट करती है, तो इस बैलेंस को हम कहते हैं प्राइमरी की। नाउ द क्वेश्चन इसके आखिरकार टेबल में से इतनी सारी कीज में से हम किसको प्राइमरी की माने? सबसे पहले की क्या होती है? देखिए जब हम टेबल को प्रिपेयर करते हैं हमें कई सारे कॉलम्स एंड रॉस बनाने होते हैं। अब हर एक कॉलम को हमें एक हेडिंग देना होगा, उस हेडिंग को ही हम यहाँ पे कीज कहते हैं। लेकिन कई सारे हेडिंग में से आखिरकार प्राइमरी की कैसे असाइन करेंगे? देखिए जो यूनिक आइडेंटिफायर हो, जो रिपीट ना होता हो, जिसको आसानी से अगर हम ट्रैक कर सके तो उसे ही हम प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस स्टूडेंट के टेबल को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नाम है और उसके मार्क्स है।
तो यहां पे नेम किसी दो स्टूडेंट के सेम हो सकते हैं, मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, क्या यूनिक रहता है? वो है स्टूडेंट का रोल नंबर। तो जो स्टूडेंट का रोल नंबर है इट क्वालिफाइज टू बी असाइंड एज प्राइमरी की। और कभी कभार एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है दैट एक्सप्लेन द की टर्म्स ऑफ टेबल, जिसमें हमको यह समझना है कि व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज डोमेन। स्टूडेंट को लगता है भाई ये क्या पूछ रहे हैं। देखिए लगता थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है। अगर हम इस टेबल को देखें तो हमें क्या दिखता है, कई सारे रॉज एंड कॉलम्स और कई सारी वैल्यूज जो सेल में भरी हुई है और टेबल का कॉलम हेडिंग। देखिए जो टेबल का कॉलम हेडिंग है उसे टेबल की लैंग्वेज में कीज या फिर एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये जो रॉज में हमने कई सारी वैल्यूज भरी है उसे हम डोमेन कहते हैं, और ये पूरा कॉम्बिनेशन कॉलम एंड रॉ का इसे ही हम रिलेशन कहते हैं। देखिए अगर ये कस्टमर का टेबल है तो कस्टमर एक रिलेशन हुआ, अगर स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट एक रिलेशन हुआ। नाउ द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक दिन एक सीए भाई साहब एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाया और बोला कि भाई मुझे परचेस को ऑडिट करना है, जरा परचेस की फाइल तो दो। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि सिस्टम में से परचेस का रजिस्टर तो निकाल के दिया लेकिन परचेस का फाइल नहीं दिया। ऑडिटर ने कहा भाई विदाउट परचेस फाइल आई कैन नॉट ऑडिट दिस परचेस, मुझे फाइल चाहिए। तब मैनेजमेंट कहता है देखिए सर हमसे फाइल खो चुकी है, इट इज लॉस्ट, हमारे पास नहीं है। ऑडिटर बोला विदाउट परचेस फाइल आई कैन नॉट सर्टिफाई दिस, मैं इस पर डिस्क्लेमर दे रहा हूं। मैनेजमेंट ने इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचा और बाद में वो एक आईटी कंसल्टेंट के पास गए और जाके बोला कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन दे। तो आईटी कंसल्टेंट ने कहा डोंट वरी, अब की बार देखिए हम एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां पे आईटी कंसल्टेंट ने क्या किया कि जैसे ही आप परचेस की एंट्री सिस्टम में डालते हो उसी टाइम पे परचेस का जो इनवॉइस है उसे स्कैन करके एंट्री के साथ ही अटैच कर दीजिए। और तो यहां पे क्या होगा कि जो परचेस का इनवॉइस है वो इमेज फॉर्म में कन्वर्ट होके उसी ट्रांजैक्शन एंट्री का पार्ट बन जाएगा। अब ऑडिटर भाई साहब को अगर परचेस की फाइल चाहिए तो उसको फाइल मंगवाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेगा, उस इमेज बटन पे क्लिक करेगा और उसके सामने परचेस इनवॉइस हाजिर हो जाएगा। तो देखिए इस एग्जांपल से हमने ये जाना कि ट्रेडिशनल जो भी डीबीएमएस थे वो डेटा के तौर पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट, नंबर एंड सिंबल्स का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के मॉडर्न डीबीएमएस ऐसे नहीं है। आज के मॉडर्न डीबीएमएस ना सिर्फ टेक्स्ट, ना सिर्फ अल्फाबेट्स, ना सिर्फ नंबर एंड सिंबल्स, लेकिन साथ साथ इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, अरे यहां तक कि भैया एप्लीकेशन को भी डेटा की तरह यूज करते हैं। मतलब भाई ऐसा डीबीएमएस जहां पे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, एप्लीकेशंस एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑब्जेक्ट की तरह लिया जाए तो ऐसे डीबीएमएस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। देखिए कभी कभार हमने देखा होगा कि जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो वो हमसे हमारी सिग्नेचर एंड फोटो मांगते हैं। वो हमारी फोटो एंड सिग्नेचर वो स्कैन करके सीधा हमारे अकाउंटिंग प्रोफाइल में अपलोड कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि बैंक यहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस यूज करता है। देखिए ये आखिरकार बनता कैसे? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस बनता है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरी एक बात ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस ये रिलेशनल डीबीएमएस का एक्सटेंशन है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। देखिए सबसे पहला है डेटा शेयरिंग। देखिए शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ही डेटा फाइल को या डेटा फोल्डर को जब मोर देन वन यूजर्स एक्सेस कर सकते विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन तो उसे हम डेटा शेयरिंग कहते हैं। जब डेटा हमारा नेटवर्क में होता है और अगर हमने उसको शेयर किया तो एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छी सी डीबीएमएस में ये एक फीचर होता है। नेक्स्ट वन इज मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी। देखिए रिडंडेंसी का पॉइंट हमने पहले भी समझ लिया है। इसका मतलब होता है डुप्लीकेशन। एक अच्छी सी डीबीएमएस में डुप्लीकेशन का कोई स्कोप ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि नेटवर्क में सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है और अगर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को हम शेयर कर दे तो
एक यूजर उसी डेटाबेस में कई बार एंट्री कर सकता है और जो एंट्री एक बार हो चुकी है उसको दूसरे यूजर को दोबारा डालने की जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रिटी एंड फोर्थ वन इज सिक्योरिटी। देखिए इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि सिर्फ ऑथोराइज्ड बंदा ही डेटा को एक्सेस कर पाएगा, अनऑथोराइज्ड बंदा ना तो उसको एक्सेस कर पाएगा ना तो उसको मैनिपुलेट कर पाएगा। और आखिरकार ऐसा कैसे होगा? अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल है, तो भाई कोई बंदा विदाउट वैलिड आईडी एंड पासवर्ड सिस्टम में एंटर ही नहीं हो सकता। और अगर वो अनऑथराइज्ड तरीके से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता तो भाई वो कैसे डेटा को मैनिपुलेट करेगा? सो एक अच्छी सी सिक्योरिटी से इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम एंड डेटा कंसिस्टेंसी। देखिए आखिरकार डीबीएमएस प्रोग्राम और डेटा की कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करता है? देखिए जब हम किसी एक डीबीएमएस में डेटा एंट्री करते हैं तो मजेदार बात यह है दोस्तों कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में पढ़ा कि अब हम ऑब्जेक्ट्स को भी डेटाबेस में बतौर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। उन सभी के सभी डेटा का फॉर्मेट जो रहता है वो स्टैंडर्डाइज रहता है, कोई डिस्क्रिपेंसी की बात ही नहीं। जिस फॉर्मेट को हमने पहले यूज किया है वही फॉर्मेट को एंड तक एज इट इज डीबीएमएस यूज करता है। तो भाई कंसिस्टेंसी तो मेंटेन होनी है। नेक्स्ट वन इज अचीविंग डेटा एंड प्रोग्राम इंडिपेंडेंस। देखिए कैसे एक डीबीएमएस इंडिपेंडेंस अचीव करता है? देखिए जब हम बात करें एप्लीकेशन की तो ध्यान रखिए यहां पे जो डीबीएमएस होता है, जो डेटा होता है वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो डेटा होता है वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है। डीबीएमएस इस तरीके से सेट हुआ होता है कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेसिंग है उसको एक अलग कंपोनेंट के तौर पे लिया जाता है और जो मेन डेटा है उसको एक अलग कंपोनेंट की तरह लिया जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है दोस्तों कि अगर एप्लीकेशन के इंटरफेस सेम है तो एक एप्लीकेशन से निकला हुआ आउटपुट डेटा आप दूसरी एप्लीकेशन में बतौर इनपुट ले सकते हैं। है ना मजे की बात? एक का आउटपुट लेकिन दूसरा का इनपुट, वो भी कोई भी डेटा एंट्री नहीं करना, सीधा दूसरे एप्लीकेशन में जाओ, इंपोर्ट का ऑप्शन ओपन कीजिए और पूरे का पूरा डेटा आप वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लुक हाउ इट इज इंडिपेंडेंट। द नेक्स्ट वन इज यूजर फ्रेंडली। देखिए ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। डीबीएमएस से यूजर को जिस तरीके से डेटा का स्ट्रक्चर चाहिए वैसे ही उसको मिलता है। और एक बात यह है कि चाहे वहां पे कितना भी लार्ज वॉल्यूम का डेटा पड़ा हो लेकिन क्वेरी रन करके यूजर वो रिपोर्ट जनरेट कर सकता है जो उसको चाहिए। लास्ट वन इज द फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कैसे आखिरकार डीबीएमएस एक फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है? देखिए एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं हमारी 90% से भी ज्यादा एफर्ट्स सिर्फ और सिर्फ डीबीएमएस को बनाने में जाती है। देखिए मार्केट में आजकल ऐसे डीबीएमएस प्रोग्राम्स अवेलेबल है जो इस डिजाइन की एफर्ट्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ऑरेकल है। इससे क्या होगा कि रेडीमेड स्ट्रक्चर एंड टेबल्स हमें मिल सकते हैं। हम खुद चाहे तो कस्टमाइज भी टेबल कर सकते हैं, कई सारे टेबल्स को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। तो अब एक प्रोग्रामर को सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस डिजाइन करना होता है कि ये डेटा कैसे दिखेगा, फॉर्म कैसे बनाना है, एंट्री कैसे होगी, इंटरनल सारी की सारी चीजें ऐसे रेडीमेड डेटा से बन जाती है। तो जो कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा लगता था वो कई गुना ज्यादा सप्रेस हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिमेंबर the advantages of database management system. In order to remember this, let's see this shortcut sentence that DBMS consistently assists user in maintaining data securely. देखिए DBMS में D कीवर्ड है, मतलब डेटा शेयरिंग। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है फाइल एंड प्रोग्राम कंसिस्टेंसी। असिस्ट का मतलब होता है A इज द कीवर्ड, मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यूजर मतलब यूजर फ्रेंडली। इन स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी,
मेंटेनिंग का मतलब होता है मिनिमाइजिंग redundancy. Data means data independence, and securely means improved security. Now the next point is, what are the disadvantages of DBMS? The first one is cost. देखिए DBMS को डेवलप करना ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि कई सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी. आप कहेंगे क्या भाई, सिक्योरिटी तो आपने बेनिफिट्स में भी लिया और यहाँ पे भी है. देखिए यहां पे डिसएडवांटेज इसलिए होता है क्योंकि जिस बंदे ने डीबीएमएस क्रिएट किया है वो डीबीएमएस के हर एक सीक्रेट को जानता है. तो अगर वो डीबीएमएस को हैक करना चाहता है तो उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी. तो डीबीएमएस चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कहीं ना कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स तो आते ही आते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट some advanced concepts related to data. Here we are going to learn about these three types of concepts. The first one is big data, another one is data warehouse, and the last one is data mart. Now question is, what is big data? देखिए big data का मतलब इतना लार्ज वॉल्यूमिनस डेटा कि उसको एनालाइज करने के लिए बहुत बड़ा और काफी लार्ज स्केल का प्रोसेसिंग पावर चाहिए. यू कहे कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन या नॉर्मल हार्डवेयर उन डेटा को प्रोसेस कर ही नहीं सकती. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें वॉलमार्ट स्टोर की, सो पर आवर इट जनरेट्स मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस. इतना ज्यादा वॉल्यूमिनस यहाँ पे डेटा होता है कि कोई नॉर्मल या यू कहे कि ऑर्डिनरी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उसे एनालाइज करने की कैपेबिलिटीज नहीं रखता. Now let's understand what is data warehouse. In order to understand that, let's take an example. You see, first of all, we have to understand that what are the sources of transaction in this one particular company. Transaction कहाँ से आएगा? तो देखिए sales एक transaction है, purchase कई सारी journal entries, यहाँ पे logistic, shipment, delivery, CRM, supply chain management, production करना, salary देना, कई सारे ट्रांजैक्शंस हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं. लेकिन ये सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस है एट द एंड ऑफ द डे विल गेट स्टोर्ड इन वन सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी कॉल्ड कॉमन डेटाबेस. कोई भी ट्रांजैक्शन देख लीजिए, सेल्स, सैलरी, परचेस, प्रोडक्शन, सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड कॉमन डेटाबेस में. ये जो आप कॉमन डेटाबेस देख रहे हैं यहां पे, उसी को तो हम कहते हैं डेटा वेयरहाउस. मतलब ये हुआ कि डेटा वेयरहाउस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा स्टोरेज है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा, चाहे वो ऑपरेशनल हो चाहे वो नॉन ऑपरेशनल हो, सब कुछ एक ही जगह पे स्टोर होता है. नाउ इस डेटा वेयरहाउस पे एक अच्छी सी एप्लीकेशन स्टोर होती है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये पूरे के पूरे डेटा को काफी सिस्टमैटिकली तरीके से अपने आप में स्टोर करता है और फिर जैसे हमारे यूजर चाहते हैं उस तरीके से डेटा को बना के प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस डेटा वेयरहाउस से अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फिनेंस से जुड़ा हुआ डेटा चाहिए, सिर्फ वो उतना ही देगा. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग से जुड़ा हुआ डेटा चाहिए, उस तरीके से देगा. उसी तरीके से प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ डेटा, एचआर से जुड़ा हुआ डेटा, एंड R&D से जुड़ा हुआ डेटा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ डेटा, जो चाहिए उस तरीके से मिल सकता है. आखिरकार इस एग्जांपल में क्या हुआ, एक बड़ा सा डेटा वेयरहाउस लेटर ऑन यूजर की नीड के हिसाब से छोटे छोटे और डेटास में डिवाइड हो गया. दोस्तों ये जो छोटे छोटे डेटा वेयरहाउसेस बने हैं ना, उसे ही हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डेटा मार्ट्स. सो नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस? देन data warehouses are central repositories of integrated data from one or more disparate sources. They store current and historical data in one single place that are used for creating analytical reports for workers throughout the enterprise. Mind well, the data stored in the workhouse is uploaded from the operational systems. देखिए sometimes in exam they may ask you the question that basically the concept of data warehouse is based upon what? तो ध्यान रखिए, concept of data warehouse is based upon these three. The first is E, then T and L. मतलब extraction, then transformation and loading. मतलब क्या, यहाँ पे डेटा वेयरहाउस सबसे पहले अपने कई सारे रिसोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, देन
उसको ट्रांसफॉर्म करता है डेटा वेयर हाउस में, एंड जैसे जैसे यूजर की नीड होती है वैसे डेटा मार्ट्स या रिपोर्ट फॉर्मेट में डेटा को लोड करता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट आर द टू important schools of thoughts in data warehousing. So mind well, we have these two schools of thoughts. The first one is top down and another one is bottom up. क्या मतलब हुआ? देखिए, जब हम बात करते हैं टॉप डाउन की, तो यहां पे सबसे पहले कई सारे रिसोर्सेज में से डेटा वेयर हाउस बनेगा. सबसे पहले यहां पे टॉप लेवल यानी कि एक बड़ा डेटा वेयर हाउस बनेगा, और फिर उसमें से नीड के हिसाब से छोटे छोटे डेटा वेयर हाउसेस बनेंगे जिससे हम डेटा मार्ट्स कहते हैं. लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा जाए व्हाट इज बॉटम अप अप्रोच और द स्कूल ऑफ थॉट, देन तो यहां पे सबसे पहले छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बना लो, जैसे कि फाइनेंस का डेटा मार्ट, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, एचआर का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सीआरएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड उसके बाद इन सारे डेटा मार्ट्स को क्लब करके एक बहुत बड़ा सा डेटा वेयर हाउस बना दो. तो देखिए, पहले थॉट में बड़ा डेटा वेयर हाउस छोटे डेटा मार्ट्स में बने, लेकिन दूसरे थॉट में छोटे छोटे डेटा मार्ट्स असेंबल होके एक बहुत बड़ा डेटा वेयर हाउस बना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डेटा वेयर हाउस. तो आखिरकार ऐसे कौन कौन से कंसीडरेशन है जो हम डेटा वेयर हाउस को डिजाइन करते टाइम पे ध्यान में रखेंगे. द फर्स्ट वन इज एंश्योर दैट इट यूजेस ऑपरेशनल एंड नॉन ऑपरेशनल डेटा. मतलब क्या हुआ? देखिए, यहां पे डेटा वेयर हाउस को ये इंश्योर करना है कि टाइमली एंड ऑन रेगुलर बेसिस पे ऐसे कई सारे डेटा रिसोर्सेज से रेगुलर बेसिस पे डेटा का अपडेट लेके अपने आप पे स्टोर करे ऑन द शेड्यूल बेसिस विदाउट फेल. अगर एक चीज भी भूल गए तो हमारा डेटा वेयर हाउस हमें रॉन्ग रिपोर्ट्स दे सकता है. नेक्स्ट वन इज द डेटा इज टाइम वेरिएंट. क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे डेटा वेयर हाउस में रिसोर्सेज में से डेटा लोड होता है तो डेटा वेयर हाउस को यह इंश्योर करना है कि उस डेटा का टाइम स्टैंप उस पे लग जाना चाहिए. मतलब ये डेटा कौन से टाइम पे हमारे डेटा वेयर हाउस में लोड हुआ, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कौन से टाइम पे कौन सा डेटा एंटर हुआ उसका कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज द डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड. देखिए, हम जब एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देयर आर सो मैनी ब्रांचेस. अब ये जरूरी नहीं कि हर ब्रांच अपने हिसाब से डेटा डाले. देखिए, कई बार कुछ ब्रांचेस अलग अलग फॉर्मेट्स का यूज करते हैं. जैसे कि अगर हम डेट की बात करें तो कुछ लोग लिखते हैं पहले डेट, बाद में मंथ एंड देन ईयर. लेकिन कुछ लोग पहले मंथ लिखते हैं, बाद में डेट लिखते हैं और देन लास्ट में ईयर डालते हैं. हम जब डेटा वेयर हाउस यहाँ पे डिजाइन करें तो हमें यह इंश्योर करना है कि चाहे हमारी ब्रांचेस या ग्लोबली हमारे कई सारे नेटवर्क्स अलग अलग फॉर्मेट यूज करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाइल यू आर एडिंग और लोडिंग द डेटा इनटू डेटा वेयर हाउस सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो जाना चाहिए. अगर कुछ डिफरेंट वेरिएंट यूज हो रहा है तो डेटा वेयर हाउस सबसे पहले उस वेरिएंट को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, बाद में ही डेटा को एक्सेप्ट करेगा. Now let's understand that what are the benefits of data warehouse. So the first point over here is the centralized view. कैसे? देखिए, अगर हम बात करें हेड ऑफिस की, और अगर हेड ऑफिस के बंदे को ये देखना है कि पूरे इंडिया में उसके जितने भी स्टोर्स हैं आखिरकार वहां पे फिक्स्ड असेट्स कितनी है, तो उसको दोस्तों हर एक स्टोर को विजिट करने की जरूरत नहीं है. सीधा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन खोलेगा, डेटा वेयर हाउस के उस प्लेटफॉर्म पे जाएगा और उसके सामने होगा पूरे इंडिया में उसके स्टोर की असेट्स की डिटेल. नेक्स्ट पॉइंट इज द वन वर्जन ऑफ ट्रूथ. मतलब ये हुआ कि व्हाट एल्स सेज डजंट मैटर. जो भी डेटा वेयर हाउस में स्टोर हुआ है वही सच्चाई है. दोस्तों, डेटा वेयर हाउस की वजह से कई सारे अननेसेसरी डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा की कंफ्यूजन को हम रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इट क्रिएट्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन को यह देखना है कि आखिरकार 10 साल पहले ट्रांजैक्शन कौन कौन से थे, उससे कैसी कैसी रिपोर्ट्स जनरेट हुई थी, कैसे कैसे डिसीजंस लिए गए थे, तो ये जानने के लिए उसे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. कंप्यूटर की स्क्रीन पर रहे हुए डीबीएमएस में जाके डेटा वेयर हाउस में से उस हिस्टोरिकल डेटा को लोड करेगा और उसको एनालाइज करेगा. द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द टूल टू एनालाइज द डेटा. देखिए, ये हमने कई बार समझ लिया है कि इतना सारा अक्यूमुलेट डेटा गैदर करने के बाद डेटा वेयर हाउस डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के साथ सिंक होके डेटा माइनिंग की टेक्निक को यूज करता है और हमें
कई सारे नए नए पैटर्न्स देता है जो बेसिकली नॉलेज है, और उसी नॉलेज को हम हमारे डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट डियर, डेटा वेयर हाउस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव टूल्स टू एनालाइज डेटा एज वेल.